ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आपको मालूम है कि एक पॉइंट चार्ज जो है, ठीक है, पॉइंट चार्ज Q है, वो अपने आसपास एक तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और उसको हम उसकी वजह से दूसरे चार्जेस पे फोर्स लगना शुरू होता है। एक स्मॉल चार्ज Q है तो ये चार्ज इस पे फोर्स लगाता है और इस फोर्स को हम लोग मेज़र भी कर सकते हैं। ठीक है, ये फोर्स जो है उसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R स्क्वायर का आ गया। अगर आप वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इसके अलॉन्ग एक वेक्टर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि वो जो वेक्टर है वो n कैप है, एक यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दिस लाइन। तो यहाँ पर हम लोग अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये n कैप के साथ लिखा जा सकता है। नहीं तो और भी तरीके हैं यूनिट वेक्टर निकालने के जो कि आपको पहले से मालूम है। अब अगर इस सिस्टम को, जो पूरा सिस्टम है, इसको किसी मीडियम के अंदर डाल दें, लाइक इसको हम लोग एयर में डाल दें, इसको हाइड्रोजन गैस में रखें या इसको वाटर में रख दें। ये जो स्फीयर था, चार्ज स्फीयर जो भी है आपके पास, और ये एक स्मॉल कोई छोटा सा स्फीयर हो चार्ज का, तो अगर इन सब को आप एक मीडियम में इमर्ज कर दो तो आपको पता है कि ये जो फोर्स है वो बदल जाएगा। वो जो न्यू फोर्स हो जाएगा वो होगा F प्राइम और उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बदले में क्या आएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा और बाकी सब कुछ सेम रहेगा, Q बाई R स्क्वायर इंटू n कैप। डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो, सिर्फ ये जो वैल्यू है ये वैल्यू चेंज हो जाती है। वाटर में एप्सिलॉन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 80 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो इसका ये मतलब है कि जैसे नमक है, सोडियम क्लोराइड, उसको जब हम पानी में डाल देते हैं तो पानी में डालने के बाद आपको पता है कि वो डिसोसिएट कर जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो वाटर का जो परमिटिविटी है वो वैक्यूम के कंपैरिजन में 80 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, तो ये वाला जो फैक्टर है वो 80 टाइम्स लेस हो जाएगा। सो आपको पता है कि फोर्स इनसाइड वाटर इज 180 टाइम्स F, जो कि एम्प्टी स्पेस में होगा। जो पहले सॉलिड स्टेट में जो फोर्स लग रहा होगा, जैसे ही पानी में डालेंगे तो वो फोर्स 180 टाइम्स रिड्यूस हो जाता है और इसीलिए सोडियम और क्लोरीन जो है वो डिसोसिएट कर जाता है। तो ये इसके पीछे कारण है। अब देखते हैं कि आपको ये भी मालूम है कि जो वाटर है या अदर मीडियम्स हैं, लाइक हाइड्रोजन गैस भी अगर हम ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसमें क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। कुछ डाइपोल मोमेंट परमानेंट होते हैं और कुछ डाइपोल मोमेंट जो होते हैं वो टेम्प्रोरी होते हैं। ठीक है, जो आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें लंदन इफेक्ट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कि हम लोग एक ऐसा डाइपोल लेते हैं जो कि एक ऐसा कोई भी मीडियम जो है वो डाइपोल से बना हुआ, उसमें माइनस और प्लस चार्ज है। ओके, आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि मान लेते हैं कि एक हाइड्रोजन एटम ही है तो उसमें एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो अगर आप H2 मॉलिक्यूल कंसीडर कर लो, ठीक है, हमारे पास अगर H2 मॉलिक्यूल है तो वो ऐसा दिखेगा। इसमें दो ये एटम्स हैं, ठीक है, और ये है इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें घूमते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों इधर के साइड में होंगे, कई बार ऐसा होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर होगा, ठीक है, और ये वाला यहाँ पर। कई बार ऐसा होता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है वो यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये चांस की बात है, कभी दोनों अपोजिट एंड्स पे, कभी जो है दोनों एक साइड, कभी दोनों ऐसे इधर की साइड में। ठीक है, तो इससे चूंकि इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज का जो लोकेशन है उस लोकेशन में
बदलाव आता है, वो जो नेगेटिव चार्ज का लोकेशन है वो लोकेशन चेंज हो जाता है, और इस लोकेशन के चेंज होने की वजह से ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ठीक है, वैसे तो ये न्यूट्रल, इसमें कोई डायपोल मोमेंट नहीं होता, लेकिन टेम्पोररी डायपोल मोमेंट हो सकता है। तो चाहे आपका जो मीडियम है उसमें उसके जो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनके पास डायपोल मोमेंट हो या नहीं हो, अगर डायपोल मोमेंट है परमानेंट तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो डायपोल मोमेंट टेम्पोररी वाला इस तरीके से क्रिएट हो सकता है, ठीक है। ये जो चार्ज है वो हो सकता है कि नेगेटिव चार्ज एक साइड में आ जाए, ये तो मैंने अलग अलग बनाया, ये थोड़े से नज़दीक आएंगे, ठीक है, तो ये दिखेगा इस तरीके का, ये न्यूक्लियस है और चारों तरफ जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहीं ना कहीं 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके आसपास घूम रहे होते हैं, ठीक है। अब दोनों इलेक्ट्रॉन हैं एक साइड में कहीं है, इधर की साइड में है, तो नेगेटिव इधर हो जाएगा, पॉजिटिव उधर की साइड में हो जाएगा। तो इस तरीके से चार्ज के डिलोकलाइजेशन की वजह से एक टेम्पोररी डायपोल मोमेंट क्रिएट हो सकता है, यानी कि मटेरियल जो हमारे पास है चाहे वो परमानेंट डायपोल मोमेंट वाला हो, जैसे कि HCl, तो HCl में परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, लेकिन हाइड्रोजन H2 में कोई परमानेंट नहीं होता। तो चाहे मटेरियल परमानेंट वाला हो या टेम्पोररी वाला हो, उसमें कुछ न कुछ हद तक डायपोल मोमेंट होता है, चाहे टेम्पोररी हो या परमानेंट हो। तो अगर किसी मीडियम में हम चार्ज को रख देते हैं और उस चार्ज की वजह से वो जो डायपोल्स हैं वो अलाइन होने शुरू हो जाते हैं, तो वो अलाइनमेंट किस तरह से होता होगा, मतलब उसको मेंटली अगर हम अपने दिमाग में वो पिक्चर लाना चाहें तो वो कैसा पिक्चर होगा वो देखते हैं। ऐसा एग्जैक्टली होता नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्या है कि हमारे पास ये कोई एक मीडियम है, इस मीडियम में कई डायपोल्स हैं, मैं डायपोल्स को ऐसे ही रैंडमली अरेंज कर रहा हूं। तो डायपोल्स इस तरीके से कहीं पे भी माइनस प्लस प्लस माइनस कहीं पे भी अरेंज हैं, इस तरीके से रैंडमली जो है वो अरेंज हैं इसमें। अब अगर इसी में हम एक चार्ज रख दें, ठीक है, साउंड आ रहा है, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप बता देना। तो ये डायपोल जो है वो रैंडमली अरेंज्ड है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, बाहर से एक चार्ज स्फीयर ला के रख देते हैं। चार्ज स्फीयर मैंने यहाँ पर एक चार्ज रख दिया है, लो ये Q चार्ज है, ठीक है। डायपोल से कंपैरिजन में वो काफी बड़ा दिखाई देगा, ये तो जो डायपोल्स और माइक्रोस्कोपिक हैं, ये तो मैंने इतना बड़ा बनाया है लेकिन इतना बड़ा थोड़ी है, ये तो कोई हाइड्रोजन क्लोराइड का एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल हो ये, ठीक है, ये कोई भी कुछ वाटर का मॉलिक्यूल हो सकता है, तो वो तो बहुत ही छोटे हैं, उनके कंपैरिजन में ये जो है हमारा जो चार्ज है जो हम इसमें रख रहे हैं, एक चार्ज स्फीयर ले लेते हैं, ठीक है, तो वो काफ़ी बड़ा होगा, तो मैंने थोड़ा सा बड़ा दिखा दिया है, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी मीडियम, अगर वैक्यूम होता था तो यहाँ से क्या होता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लाइंस था उसके लिए हमने एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर किया है और उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, ठीक है। ये सिर्फ इमेजिनेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, हम ये एक मैथमेटिकल मॉडल है, कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल मॉडल है, ठीक है, जो मैथमेटिक्स जानते हैं, गॉस लॉ हो या कूलम्स लॉ, उससे बिल्कुल उसके साथ उसको सपोर्ट करता है। तो ये जो मॉडल है हम उसके हिसाब से बताते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि चार्ज में से कोई ऐसे तीर जैसी कोई चीज़ निकल रही होती है, जैसे कोई पॉइंट सोर्स, आप कोई एक बलून है उसमें छेद कर दो छोटा सा, या ट्यूब है तो उसमें से पानी या हवा तेजी से बाहर निकलता है, ये वैसा आपको नहीं सोचना है। यहाँ से कुछ ये जो दिखाया जा रहा है निकलने वाली जो चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इमेजिनेशन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनेशन है। अब अगर हम इसी चार्ज को मीडियम में रखते, यहाँ पर क्या ये कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है, यहाँ पर क्या है मीडियम है, तो उस मीडियम की वजह से क्या होगा
कि जैसे ही चार्ज को हम मीडियम में रखेंगे, ठीक है, तो ये है एम्प्टी स्पेस में, जब हम मीडियम में रख रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो इन डाइपोल्स को अपने हिसाब से अलाइन करना शुरू करेगा। जो डाइपोल ऐसे पड़ा हुआ था टेढ़ा, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, वो ऐसे अब नहीं रख सकता, वो क्या करेगा, उसको ऐसे घूम जाना पड़ेगा माइनस प्लस। वो डाइपोल्स जो है वो जरूरी नहीं कि बिल्कुल उसी लाइन में आ जाए, लेकिन सारे डाइपोल्स पर एक रोटेशन, एक टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और वो डाइपोल्स इस तरीके से अरेंज होने शुरू हो जाएंगे। अगर आगे है तो आगे भी ये चलता जाएगा, ठीक है। इसका ये मतलब है कि चार्ज स्फीयर के जस्ट बगल वाला जो मॉलिक्यूल है उसका जो नेगेटिव वाला हिस्सा है वो इसकी तरफ खींचेगा और पॉजिटिव वाला दूर हो जाएगा, और इस तरीके से सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं एक लाइन में अरेंज होना शुरू करेंगे 3 डायमेंशन में। जैसे वो एक, आप समझ सकते हो, एक बॉल नहीं आता जिसमें कि कांटे बने होते हैं चारों तरफ, ठीक है, वो कांटे जो हैं बॉल के बिल्कुल परपेंडिकुलर निकल रहे होते हैं, उसी तरीके से ये बिल्कुल बनना शुरू हो जाएगा। इसमें हर जगह डाइपोल्स इस तरीके से अरेंज होने शुरू हो जाएंगे चारों तरफ, ठीक है। ये तो मैंने 2 डायमेंशन में बनाया, लेकिन ये 3 डायमेंशन में निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से डाइपोल जो होंगे इस आपकी तरफ भी आ रहा होगा, पीछे भी जा रहा होगा, इधर भी जा रहा, चारों तरफ ये डाइपोल्स का अलाइनमेंट शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब पहले जब एम्प्टी स्पेस होता था तो अगर आप इस पॉइंट पर मेजर करते थे तो क्या मेजर करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई ये डिस्टेंस r होता था तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जो भी चार्ज q है यहाँ पर q बाई ये वाला डिस्टेंस r, बाकी वेक्टर हम बाद में देखें। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता था, लेकिन अब ये एम्प्टी स्पेस नहीं है, यहाँ पर क्या है, पहले कोई इसको वर्क नहीं करना होता था डाइपोल्स को घुमाने के लिए, पहले सिर्फ एम्प्टी स्पेस है, उसमें एक मैथमेटिकल इमेजिनेशन है हमारा, ज्योमेट्रिकल इमेजिनेशन की ऐसा लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और वो गॉस लॉ और कई तरह के लॉज जो हैं उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग सही हो जाता है। लेकिन अब क्या है, अब ये जो मीडियम है वो फील्ड है, डाइपोल्स हर जगह अवेलेबल है, तो वो डाइपोल जो है एक सर्टेन एक लाइन में, एक डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो ये कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जो डाइपोल्स हैं, इन डाइपोल्स का भी तो इफेक्ट यहाँ पर इस पॉइंट पर आ रहा होगा। ये बाकी के बाकी जो डाइपोल्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो गए, क्या उनका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता होगा? आपने पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल एंड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। तो यहाँ पर तो इतने सारे डाइपोल्स हैं, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम किसी मीडियम में चार्ज को रख देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्वांटिटी, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ क्वांटिटी विच इज सुटेबली डिफाइंड फॉर एम्प्टी स्पेस। जब कोई चार्ज को एम्प्टी स्पेस में हम रख देते हैं तो उसके कारण जो इफेक्ट होता है, उसके कारण जो फील्ड बनता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। लेकिन वही जब चार्ज हम किसी मीडियम में रख देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्वांटिटी है इज नॉट एज मच सुटेबल टू डिफाइन टू एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट मिल रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस से नहीं निकाला जाता है, ठीक है, उसमें कुछ करेक्शन की जरूरत होती है, और एक नया वेक्टर हम देखेंगे कि आपको मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। एक सिंपल सा एक वेक्टर फॉर्मूला लिखेंगे और उससे हम देखेंगे क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बदले में एक नई क्वांटिटी, एक नई वेक्टर जो है वो आपके सामने होगा, और उसी वेक्टर को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। ये जो डाइपोल्स को इस तरीके से अलाइन करते हुए जो ये इफेक्ट आगे की तरफ कितना ज़्यादा अलाइनमेंट हो रहा, कितनी दूर तक होगा, वैसे तो ये जो अलाइनमेंट है वो इन्फिनिटी तक होगा, ठीक है। आपको मालूम है कि पॉइंट चार्ज का जो फील्ड होता है वो इन्फिनाइट तक होता है, उसी तरीके से डाइपोल्स को अरेंज करने का ये जो फेनोमेनन है, जो इफेक्ट है, वो भी इन्फिनिटी तक कैरी ऑन होगा, ठीक है। और इसी इफेक्ट को कंबाइंड विद द फोर्स वाला जो इफेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, हम लोग उसको इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो
क्या बोल रहे हो आप? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल की होती है। इलेक्ट्रिक, अभी मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ये पूरा टॉपिक अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में बहुत सारी बात करने वाले हैं। ये जो डाइपोल्स बहुत सारे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो डाइपोल का भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता होगा, ठीक है। हम सिर्फ इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कंसीडर करें, ठीक है। तो अगर किसी मीडियम में हम अगर किसी पॉइंट पे पूछें कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ये एक ज़्यादा सुटेबल क्वेश्चन नहीं होगा। इसके बदले में अगर पूछा जाए, अगर आप एम्प्टी स्पेस में पूछ रहे हो, ठीक है, तो एम्प्टी स्पेस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, और किसी मीडियम के अंदर में हम इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइन करते हैं, ठीक है। मीडियम के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ फोर्स नहीं लगाता, उसका काम इन डाइपोल्स को अरेंज करने में भी, ये जो है वो डाइपोल्स को अरेंज भी करते हैं, और इसकी वजह से जो टोटल इफेक्ट आता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। ये आपको इक्वेशन से ही समझ में आएगा पूरा मतलब इसका, ठीक है। तो हम लोग अभी देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। तो देखो, आपको मालूम है कि जो प्लेट्स थे, दो प्लेट्स हैं, पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव वाला, इस पे सिग्मा चार्ज डेंसिटी होता है प्लस, इस पे माइनस सिग्मा। तो इसके अंदर में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बहुत बार निकाल रखा है, वो होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एक की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों ऐड होकर के सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर में हम लोगों ने कुछ मटेरियल फिल किया जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ठीक है। तो इस मटेरियल की वजह से अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर क्या होता है, ठीक है, वो हम देख रहे हैं। तो आपको मालूम है कि जो स्लैब इसके अंदर डाला गया है, ठीक है, ये इफेक्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इस स्लैब के अंदर में डाइपोल्स अरेंज होने लग जाते हैं, इधर माइनस इधर प्लस, माइनस प्लस, ये डाइपोल जो है वो अरेंज होना शुरू करते हैं, माइनस प्लस। तो इधर की साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस चार्ज आ जाता है, बाकी अंदर वाले सारे कैंसिल हो जाते हैं, और इधर के साइड में क्या है, प्लस वाला आ जाता है, ठीक है। इधर की साइड में प्लस है और इधर के साइड में माइनस है। तो इस मटेरियल को अगर आप देखो, हम इस मटेरियल को देखें तो इस मटेरियल के इस इधर वाले सरफेस पे माइनस चार्ज है, इधर वाले सरफेस पे प्लस चार्ज होता था। तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि मटेरियल में के इस सरफेस में कुछ चार्ज डेंसिटी आ गई है, जो कि इंडक्शन की वजह से है, पोलराइजेशन की वजह से आया है, उसको हम सिग्मा पी कहते हैं। तो इधर माइनस सिग्मा पी और इधर प्लस सिग्मा पी। तो जो टोटल सरफेस चार्ज डेंसिटी हुआ था वो सिग्मा माइनस सिग्मा, अगर हम प्लेट भी ले लें, प्लेट का जो प्लस वाला है तो वो है सिग्मा पी, सिग्मा है, और इधर जो प्लेट है उस पर कितना है, माइनस सिग्मा है। तो आपको पता है इधर सिग्मा माइनस सिग्मा पी और उधर के साइड में माइनस ऑफ सिग्मा माइनस सिग्मा पी, ठीक है। तो जो सरफेस चार्ज, जो नेट इफेक्टिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो प्लेट का, वो रेड्यूस हो जाता है ड्यू टू पोलराइजेशन एट द पोलराइजेशन ऑफ दिस मटेरियल। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नया वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो आपको पता है कि क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। जब कुछ भी नहीं था, इसके अंदर कोई मटेरियल नहीं डाला गया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। जब आपने मटेरियल डाल दिया तो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, ये वाला माइनस इस पॉजिटिव को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो अब चार्ज डेंसिटी सिग्मा माइनस सिग्मा पी हो जाती है, यानी कि सिग्मा जो है वो चेंज हो गया, कितना हो गया, सिग्मा से सिग्मा माइनस सिग्मा पी हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, ये ई नॉट था, अब वो ई हो गया, ठीक है। अब एक जो फार्मूला है, ठीक है, पोलराइजेशन और सरफेस चार्ज डेंसिटी के बीच में, ये विदाउट एनी प्रूफ जो है आपके बुक में दिया गया है, ठीक है। और वो क्या है कि जो सिग्मा पी होता है पोलराइजेशन, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी जो है, ठीक है, इज इक्वल टू
इज प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। पहली बात ये कि पोलराइजेशन के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा मटेरियल जो है वो पोलराइज हो पाएगा उतना ज़्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी इसके एंड पर आएगा। ठीक है, अब हम ये जो कांस्टेंट है वो 1 मान रहे हैं। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू पी जो वेक्टर है डॉट एन कैप। अब ये देखते हैं कि एन कैप क्या चीज़ है। प्रोपोर्शनैलिटी का जो कांस्टेंट है वो 1 माना गया है। ठीक है, हमने जो यूनिट्स कंसीडर किए हैं उसके हिसाब से ये 1 एज्यूम कर लिया गया है। तो और ये जो फार्मूला है, ठीक है, देखने में तो काफ़ी सिंपल लग रहा है। ठीक है, लेकिन इसका फिर भी हम कोई प्रूफ नहीं कर रहे हैं। ये विदाउट एनी प्रूफ जो है आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके प्रूफ के लिए आपको हायर क्लासेस में जाके पढ़ना पड़ेगा। तो ये एन कैप क्या है? एन कैप जो है वो एक वेक्टर है जो इसके यहाँ से यहाँ जा रहा है। ठीक है, ये है एन कैप वेक्टर की यूनिट वेक्टर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यानी कि एन कैप जो है वो पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वेक्टर के। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, एजम ये है विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी प्रूफ। अभी मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज़्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा। ठीक है, पोलराइजेशन होगा तो इस स्लैब पे। ठीक है, तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटा करके हमने इक्वल टू डाल दिया। और ये चूंकि यहाँ पर आपको स्केलर चाहिए, ये क्या है, एक वेक्टर है, तो ऑब्वियसली इसका एक एन कैप लेंगे। ये इसलिए किया जाता है, कई बार ऐसा होता है कि मटेरियल में पोलराइजेशन किसी दूसरे पोलराइजेशन का डायरेक्शन ये है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप दे रहे हो इधर के डायरेक्शन में दे रहे हो, तो उस वजह से ऐसा होता है कि आपको एन कैप लेना पड़ता है। ठीक है, अगर पोलराइजेशन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी दूसरे डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि दोनों के बीच में, उसकी वजह से जो सरफेस चार्ज डेंसिटी डेवलप होगा वो 0 हो जाएगा। तो पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो उनके बीच में कनेक्शन है। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल्स में अभी नहीं जा रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इसमें पुट करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है अभी, ये इक्वेशन स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। ई वेक्टर अगर लिखेंगे तो वो आ जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप। एन कैप जो है वो इधर की तरफ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिग्मा जो है, सिग्मा पी, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सिग्मा माइनस पी डॉट एन कैप अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। एप्सिलॉन नॉट ई इज इक्वल टू सिग्मा माइनस पी डॉट एन कैप। ठीक है, तो ये इतना आ गया है। अगर आप इसको अगर हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो एप्सिलॉन नॉट ई, ठीक है, प्लस पी डॉट एन कैप इज इक्वल टू सिग्मा लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप चाहो तो इसमें से ये जो एन कैप है वो बाहर भी निकाल सकते हो। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट ई लिख देते हैं। ठीक है, ई को लिख रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड ई इंटू एन कैप, तो एन कैप बाहर आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी डॉट एन कैप इक्वल टू सिग्मा। ठीक है, ये आ गया सिग्मा। तो समझ में आ रहा है, इसमें कोई डाउट है? ठीक है, ये जो हम क्वांटिटी देख रहे हैं
ये वाला क्वांटिटी, इसी को हम लोग डी कह देते हैं। एप्सिलॉन नॉट ई प्लस जो पी वेक्टर है, इसको अगर हम डी वेक्टर नाम दे दें, ठीक है। अभी जैसे अभी देखते जाओ कि क्या हो रहा है, बाद में हम इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे। अगर आप इसको डी वेक्टर मान लेते हो तो डी डॉट एन कैप इज इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा, ठीक है। तो ये इसी डी को हम कहते हैं डी, वेयर डी इज इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो d डॉट एन कैप इज इक्वल टू सिग्मा। पहले इससे पहले जो हम लोग यूज कर रहे थे इक्वेशन, वो क्या था उसको जरा देख लेते हैं। तो आपको अंदर आखिर इसको हम एक इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्यों कहें, क्या कारण क्या है भाई कहने का, तो उसके बारे में जरा सोचें। आपको मालूम है कि दो प्लेट्स हैं, सिंपली दो प्लेट्स हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ई नॉट, ठीक है। तो आप क्या लिखते हैं, ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट इक्वल टू सिग्मा। व्हेन देयर इज नो स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने इंट्रोड्यूस नहीं किया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर में, या दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है, उनके बीच में मैंने आपको जो स्टार्ट किया था, मैंने आपको पॉइंट चार्ज से बताया था कि डाइपोल्स अरेंज होने शुरू करते हैं, लेकिन वो एक ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस है, हम लोग उसके लिए कैलकुलेशन नहीं करेंगे। हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में करेंगे। थ्योरी जो है वो वही है, ठीक है, उसके कैलकुलेशन जो है वो अलग अलग सिचुएशन में कॉम्प्लिकेटेड या सिंप्लीफाइड हो सकते हैं। तो हम लोगों ने जब सबसे सिंपलेस्ट सिचुएशन हो सकता था वो इमेजिन किया है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पैरेलल बिल्कुल यूनिफॉर्म है, और जो स्लैब डालेंगे इसमें हम डालेंगे, ठीक है, तो उसमें जो पोलराइजेशन हम लीनियर डाइलेक्ट्रिक भी लेंगे। मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बता दिया है कि लीनियर डाइलेक्ट्रिक क्या चीज़ होता है, ठीक है। अब देखो, तो हम ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड विद सम कांस्टेंट इज रिलेटेड विद द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो इस पर है प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा, दिस इज कनेक्टेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, ठीक है, वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू सिग्मा। तो चूंकि ई एन कैप किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो ई नॉट है वो इधर है, और एन कैप किधर होता है, इधर ही होता है। तो जब दोनों एक ही तरफ है तो cos 0 ई नॉट इंटू 1 इंटू कॉस 0 होकर के क्या देगा, ये आएगा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट इंटू 1 आएगा, एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, एन कैप मॉड इंटू कॉस 0 आएगा, तो ये देगा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट इक्वल टू सिग्मा, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये तो मैं आपको रफ में ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये क्या समझ में आया कि सिग्मा इज कनेक्टेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस, जब कुछ भी इसमें इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, राइट हैंड साइड में एक स्केलर है जो कि सिग्मा है, यहाँ पर एक एन कैप वेक्टर है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होता है, ई नॉट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या पाते हैं कि सिग्मा है जो हम प्लेट्स पे दे रहे हैं चार्ज डेंसिटी, अंदर में क्या डेवलप हुआ है उससे भी मतलब नहीं है, हम लोगों ने दो जो प्लेट्स थे उनका चार्ज डेंसिटी मेजर कर लिया है, ठीक है, वो हम सिग्मा अप्लाई कर रहे हैं उस पर। ये एन कैप भी है, यहाँ पे भी एन कैप है, ठीक है। अब ये बचा क्या, यहाँ पर जो था एप्सिलॉन नॉट ई नॉट था, लेकिन यहाँ पे क्या है, डी वेक्टर है, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी वेक्टर। तो जो काम ये एप्सिलॉन नॉट ई नॉट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो काम कर रहा था सिग्मा देने लग गया था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले मीडियम के अंदर में ये वाला पूरा ब्रैकेट वो काम कर रहा है, जो ये सर्कल वाला क्वांटिटी काम कर रहा था डॉट एन कैप इक्वल टू सिग्मा दे रहा था। अब सिग्मा लाने के लिए क्या चाहिए,
एन कैप भी है, सिग्मा भी है, ये ब्रैकेट यानी कि ये सर्कल वाला क्वांटिटी इससे रिप्लेस हो गया है। ठीक है, तो जो काम इलेक्ट्रिक फील्ड करता था वैक्यूम में, अब वो काम ये वाला क्वांटिटी कर रहा है। सिग्मा कौन दे रहा है आपको? ये दे रहा है। यानी कि जो एक्सटर्नल जो प्लेट्स हैं, ठीक है, उन प्लेट्स पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, उस डेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये कनेक्शन था। लेकिन अब उस एक्सटर्नल जो प्लेट है उसकी जो चार्ज डेंसिटी है उसका कनेक्शन सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ नहीं है, उसका कनेक्शन उसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक डाला गया उसके साथ भी है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर होता है और उस स्लैब के अंदर में एक क्वांटिटी जो डेवलप हुई है, एक नया वेक्टर, वो क्या है? पोलराइजेशन वेक्टर। ठीक है, तो पोलराइजेशन, यहाँ पर मैंने वेक्टर छोड़ दिया। पोलराइजेशन और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ही आपको सिग्मा दे सकता है, एक्सटर्नल प्लेट्स का सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, आप बिना पोलराइजेशन को कंसीडर किए सिग्मा नहीं ला पाएंगे। ठीक है, यानी कि पहले सिर्फ ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था इन वैक्यूम विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद सिग्मा, बट यहाँ पर सिग्मा के साथ डायरेक्टली रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, पोलराइजेशन भी है। और ये दोनों जो वेक्टर्स हैं वो मिल करके एक कंबाइंड वेक्टर देते हैं, एंड दैट वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये इसका मतलब समझ में आया है? थोड़ा समझ में आया? ठीक है, ये टॉपिक बहुत वास्ट है, मतलब 12th के स्कोप से ऊपर है। अगर आप इसको एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो पेज नंबर 77 पे एक गिवन है, और इसको शेडेड रीजन में रखा गया है, मतलब इससे क्वेश्चन उतना नहीं आता है। हाँ, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के काम आ सकता है। ठीक है, आप अगर फ्यूचर में पढ़ाई करते हो तो काम आएगा, और 12th में भी कभी कभी क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग एक क्यूरोसिटी के लिए हम इस डी का, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का के मैग्नीट्यूड का रेशियो निकालना चाहते हैं। ठीक है, चूंकि आप देखोगे क्या कि ये तो सिग्मा है, एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर, सो डी और ये जो ई है एप्सिलॉन नॉट ई, इन दोनों का जो डी एंड एप्सिलॉन नॉट ई, ठीक है, इन दोनों का जो यूनिट होगा या डायमेंशन जो हम कहते हैं, डायमेंशन एनालिसिस करेंगे तो दोनों सेम होगा। ठीक है, तो हम लोग डी और ई को कंपेयर कर सकते हैं कि भाई हम अगर स्लैब नहीं डालते हैं और स्लैब डालते हैं, ठीक है, तो पहले तो सिर्फ क्या है, वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और जब हम स्लैब उसमें डाल देते हैं डाइलेक्ट्रिक वाला तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो इन दोनों वेक्टर जो हैं वो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी उनके यूनिट्स जो हैं वो एक जैसे हैं, हम उनको कंपेयर करके देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो अगर कंपैरिजन किया जाए डी वर्सेस ई का, डी अपॉन ई, इनका मैग्नीट्यूड कंपेयर किया जा रहा है, तो पहले तो हम लोगों को डी लिख देना चाहिए। ठीक है, अगर आप डी लिखते हो तो डी अपॉन ई करेंगे तो हम लोगों ने ये सिग्मा के थ्रू कंपेयर किया है। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा, डी कहाँ चला गया, हाँ ठीक है, तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लेते हो तो ये सिग्मा देगा। ठीक है, और अगर आप ई का मैग्नीट्यूड ले लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर आप लोगे, ठीक है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्वांटिटी मिल जाएगा। ये तो हमने पहले ही लिख रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आप ये चीज़ देख सकते हैं कि इन दोनों का जो ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी इंटू डॉट एन कैप आपको सिग्मा दे रहा है। जब आप इसका मैग्नीट्यूड ले लोगे ऐसे तो सिग्मा का मैग्नीट्यूड देगा, सिग्मा इज स्केलर, वो तो सिग्मा ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये डी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इंटू एन का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इंटू कॉस, दोनों के बीच में डी और एन आर पैरेलल, डी और एन क्या है, पैरेलल, नहीं तो कॉस 0 क्या होगा, 1 हो जाएगा, हम लोगों को सोचना भी नहीं उसके बारे में, ये भी 1 हो जाएगा, तो डी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा। ठीक है, उससे भी आ जाएगा।
तो हम लोगों ने ये लिखा है डी अपॉन ई लिख दिया, ठीक है, कि डी का मैग्नीट्यूड सिग्मा है और ई का मैग्नीट्यूड सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से आ गया, ठीक है, ये हमने लिखा है। अब इसको आप लिख सकते हो, ये ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस सिग्मा पी, तो ये आ गया डी बाई ई, डी बाई ई हमारे पास आ चुका है। अब अगर आपको याद होगा जब हम लोगों ने, चलो इसको जो है हम लोग मैं एक मिनट इसको मिटा देता हूँ। जब आपने कैपेसिटेंस वाला डेरिवेशन किया था, ठीक है, कैपेसिटेंस के डेरिवेशन में आपको याद होगा कि हम लोगों ने ये जो सिग्मा वाला टर्म है, ठीक है, सिग्मा वाला टर्म हमने पहले भी कैलकुलेट किया था, तो ये आया था सिग्मा माइनस सिग्मा पी। आपको बताया था कि सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, ठीक है। जब आपको मैंने बताया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो क्या होता है, उस वाले डेरिवेशन में सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पर k से डिवाइड किया था, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि k ऊपर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कांस्टेंट ऊपर भी ले सकते थे, लेकिन ड्यू टू सर्टेन रीजंस, ठीक है, जो कि आपको पता चला कि कैपेसिटेंस जो होता है k इंटू एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, अगर आप k ऊपर लेते तो यहाँ k नीचे आता, तो ऊपर रखने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे k नीचे कंसिडर किया था। तो ये वाला फार्मूला आपको पता है, ठीक है। तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी की जो वैल्यू है वो क्या है, सिग्मा बाई k है, तो हम वो वाला क्यों ना यहाँ पे डाल दें, ये एप्सिलॉन नॉट सिग्मा तो था ही, और नीचे में जो ये लिखा हुआ है इसको हटा करके हम पुट कर दें सिग्मा बाई k, तो ये वाला सिग्मा और ये सिग्मा कैंसिल हो जाएगा और ये k इंटू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर d का जो मैग्नीट्यूड है अपॉन e इक्वल टू आया है k इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये तो आपको पता चल गया कि k इंटू एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब इससे आप चाहो तो d वर्सेस e लिख सकते हो, ये d इज इक्वल टू आ जाएगा k इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू e, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको वेक्टर फॉर्म में अब लिख सकते हैं कि d इज इक्वल टू k इंटू एप्सिलॉन नॉट e, ठीक है, या आप चाहें तो इसको e छोड़ करके यहाँ पर n कैप लगा के लिख सकते हैं, दोनों तरीके हैं लिखने के। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड E और D के बीच में यहाँ पे रिलेशन, ठीक है। तो k इंटू एप्सिलॉन नॉट ई है, हम लोगों ने पहले भी निकाल रखा है, ठीक है। हमने D पहले किसको माना था, ये क्वांटिटी जो था वो हमारा D था, इसी को तो हम D कहने लग गए थे। अब D क्या आ गया, k इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई वेक्टर आ रहा है, तो ये वाला क्वांटिटी और ये वाला क्वांटिटी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक तरीके से ये हमने इमेजिन किया था D, और दूसरे तरीके से जब हमने इस तरीके से कंपेयर किया था मैग्नीट्यूड बाई, तो वो इतना आ गया है। तो क्यों ना इसको दोनों को बराबर करके देखेंगे ये क्या देता है, इसको बराबर करते हैं एप्सिलॉन नॉट E प्लस P, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट E प्लस P इज इक्वल टू k इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई वेक्टर। यहां तक समझ में आया? हाँ, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसके जो सारे स्टेप जो हैं वो कुछ स्टेप्स तो आपको पहले से ही पता होने चाहिए, विदाउट एनी प्रूफ। मैंने पहले ही आपको बताया कि विदाउट एनी प्रूफ एक स्टेप लिया गया जो सबसे पहला स्टेप था, और बाकी जो पिछले क्लासेस में हमने डेरिवेशन किया था उनका भी जो क्या कर सकते हैं, एक समरी के फॉर्म में आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, तो आप इसको रिलेट कर पाओगे। तो ये भी E है, ये भी E है,
एक तरफ कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज P वेक्टर इज इक्वल टू, मैं थोड़ा साफ में लिख देता हूँ दिखाई ना देती। सो P इज इक्वल टू K इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, K इंटू एप्सिलॉन नॉट E माइनस एप्सिलॉन नॉट E, ये वाला माइनस कर दिया गया। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, K माइनस 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू E लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं पोलराइजेशन के स्टार्टिंग वाले डेफिनेशन पे, जो हमने 2 क्लास पहले पढ़ा था, मतलब पिछली वाली क्लास और उसके बाद वाली क्लास में, ठीक है। सेकेंड लास्ट क्लास में आपने पढ़ा है कि पोलराइजेशन जो वेक्टर होता है इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट इमेजिन कर लेते हैं, उसको हम लोग काई ई कह रहे हैं, ठीक है। बहुत बाद में जाके आप फ्यूचर में पढ़ोगे, कभी पता नहीं पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, कि ये एक्चुअली एक सिंपल एक वेक्टर वाला इक्वेशन नहीं है। इसमें काई जो है वो इसको टेंसर के फॉर्म में भी सॉल्व किया जाता है, लेकिन आप टेंसर ये सब नहीं जानते हो, तो हम लोग अभी वो सब नहीं करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको समझना है, फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको समझना है। तो ये है P, तो हमारे पास ये P का एक फॉर्मूला है, ठीक है, जो कि हमने इस डेरिवेशन के बेसिस पर और किसको इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर माना गया। हम इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान ही क्यों रहे हैं, बिकॉज वैक्यूम में सिग्मा इज रिलेटेड विद डायरेक्टली रिलेटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इन सम मीडियम सिग्मा इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पोलराइजेशन के साथ भी रिलेट हो जाता है। तो पोलराइजेशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंबाइंड इफेक्ट है दैट इज रिलेटेड विथ सिग्मा इन सम मीडियम, ठीक है। और उसकी वजह से हम लोगों ने उन कंबाइंड जो वेक्टर है उसको हमने इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का नाम दिया, ठीक है। और उसके बेसिस पर हम जब पोलराइजेशन को कैलकुलेट कर रहे थे तो ये आ रहा है। बाई डेफिनेशन पोलराइजेशन का ये होता है फॉर्मूला। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए, कंपेयरिंग दिस 2 इक्वेशंस, तो आपको क्या मिलता है, मिलता यह है कि K माइनस 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू काई ई। तो ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलता है कि काई ई जो है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी ऑफ स्पेस, उसके अलावा K इज रिलेटेड विद द मीडियम। K किससे रिलेटेड है, मीडियम से रिलेटेड है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट आपको पता है कि वैक्यूम का परमिटिविटी होता है एप्सिलॉन नॉट, और काई बताता है कि पोलराइजेशन का कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डालने से। तो पोलराइजेशन जो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है इज रिलेटेड विद डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड परमिटिविटी, ठीक है। तो ये है फाइनल रिलेशन। तो आपको अब समझ में आ गया होगा शायद कुछ कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है। वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिलेटेड विद सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, ठीक है। किसी मीडियम में अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कुछ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देते हैं तो तब भी ऐसा ही होता है कि अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बढ़ता, पोलराइजेशन का इफेक्ट भी बढ़ता जाता है, ठीक है। सो सिग्मा का जो है वो 2 यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करना और पोलराइजेशन की वैल्यू को चेंज कर देना, ठीक है। और वो डिसाइड कौन करता है, मटेरियल कैसा है, ठीक है, कि कितना पोलराइजेशन होगा, वो है काई, एंड काई इज रिलेटेड विद द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। यानी मटेरियल के ही 2 कांस्टेंट हैं, एक है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कि कैपेसिटेंस के रेशियो से रिलेटेड है, कि पहले बिना स्लैब के कितना कैपेसिटेंस होगा, स्लैब डालने के बाद कितना कैपेसिटेंस होगा, ठीक है। ये है K, ठीक है। और काई क्या है, पोलराइजेशन कितना होगा एक सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इस तरीके से काई जो है, ठीक है, और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उनके बीच में हम रिलेशन निकाल लेते हैं। और इसी के दौरान हमने
इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी समझ लिया कि वो क्या चीज़ है। तो कुछ आइडिया मिला होगा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, ठीक है। हाँ, तो अब ये जो टॉपिक है इसके बाद हम लोग कर सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है वो कितना होता है, तो चलो देखते हैं। Energy stored in a capacitor. देखो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। शुरू में जब कैपेसिटर लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं तो उनको उतना समझने में प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उनको मालूम है कंघी जो है चार्ज हो जाता है बालों में रगड़ने से। कंघी को लाते हैं पेपर के पास तो दूर से ही वो उसमें क्या करता है, इंडक्शन के वजह से, कूलम्बिक अट्रैक्शन की वजह से क्या करता है, उसमें चार्ज इंड्यूस करवा देता है, ठीक है। तो अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रख सकता है, ठीक है, इस पे नेगेटिव चार्ज होल्ड करके रख सकता है। लेकिन अगर यही चीज़ आपको ऐसे बताया जाए कि भाई दो प्लेट है और इन दो प्लेट्स को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये 60 कुछ वोल्ट्स की बैटरी है, हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो ये जो कैपेसिटर है इनके बीच में चार्ज स्टोर हो जाता है, ठीक है, चार्ज स्टोर हो जाता है और ये चार्ज को बाद में यूज भी किया जा सकता है। तो ये जो चार्ज स्टोर होता है डिपेंडिंग ऑन की कैपेसिटर कितना जो है वो हाई कैपेसिटेंस का है, ठीक है। जो जैसे इलेक्ट्रिक जो फैन होता है, हमारे घर में फैन जो सीलिंग फैन लगा होता है उसमें एक कैपेसिटर जो होता है जो करीब इतने साइज का होता है, इससे थोड़ा छोटा ही होता है, उसमें दो ऐसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अगर आपके घर में जो इलेक्ट्रिक का कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, आपको करना क्या है, इसमें दो वायर्स लगा देने हैं, ठीक है, एक वायर को इसमें कनेक्ट करना है और दूसरे वायर को इसमें। पुराने पंखे में या कहीं भी स्पेयर पार्ट मिल जाएगा। नॉर्मली ये 2.7 माइक्रोफेराड या इसको MFD भी बोलते हैं, माइक्रोफेराड, ये ऐसे भी लिखा होता है और ऐसे भी लिखा होता है। नॉर्मली यह 2.7 माइक्रोफेराड का मार्केट में मिलता है, कॉमर्शियल है। तो आप इसको इसमें कनेक्ट करेंगे, ठीक है, आप इसको 1 सेकंड के लिए कनेक्ट करें या 1 घंटे के लिए कनेक्ट करें, दोनों बात बराबर। एक बार जब ये चार्ज हो जाता है तो फिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी जाता ही नहीं, ठीक है, फिर करंट का फ्लो बंद हो जाता है। तो इसको चार्ज कर लेना है और आपको इसको निकाल करके रख देना है, ठीक है। ये वायर ऐसे, इन वायर्स को टच नहीं कराना है। अगर आप इसको 1 घंटा 2 घंटा छोड़ भी दोगे तब भी इसके अंदर में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चार्ज जो है वो स्टोर्ड रहता है। और जब आप इन दोनों वायर्स को ऐसे कनेक्ट करोगे, ठीक है, तभी इसमें दोनों के बीच में स्पार्क निकलेगा और काफ़ी जोर से मतलब स्पार्क के साथ आवाज़ भी निकल सकती है, स्पार्किंग का, ठीक है। तो इसमें चार्ज स्टोर हो जाता है। 2.7 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर भी अच्छा खासा चार्ज स्टोर कर सकता है। जब आप इसको टच कराओगे तो एक अच्छा आवाज़ के साथ जो है वो स्पार्क निकलेगा। और अगर आप इसके एक टर्मिनल को छू देते हैं तो आपको करंट नहीं लगेगा, अगर आप इस वाले टर्मिनल को छुएं तब भी करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप दोनों को एक साथ अटैच कर लें तो ये करंट आपकी बॉडी से फ्लो करेगा, आपको बहुत तेज इलेक्ट्रिक का झटका लग सकता है, ठीक है। यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी स्टोर करता है, मेरे कहने का ये मतलब है। और मैंने आपको ये बताया था कि जो पेशेंट्स होते हैं, ठीक, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, वो कई बार पेशेंट को CPR करने के दौरान हार्ट रुक जाता है तो उनको बहुत ज़्यादा हाई मतलब एम्पियर का करंट देते हैं, ठीक है। और उसके लिए ये कैपेसिटर्स यूज़ किए जाते हैं, कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है और फिर वही करंट उनको दिया है। तो वो एक इस तरीके से इलेक्ट्रोड रखते हैं, जब उसको ऐसे टच कराते हैं तो कैपेसिटर कनेक्शन कंप्लीट होता है और
चार्ज हो जाता है और फिर वही उसके चेस्ट पे वो लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो देता है। लेकिन अगर आप इस पर ध्यान से सोचो कि यहाँ से भाई करंट चलता है, ठीक है, करंट जाता है, यहाँ तो कोई तार ही नहीं है, तो ये जाएगा कैसे? तो ये एक बहुत बड़ा पजल बना रहा कि आखिर कैपेसिटर में करंट फ्लो कैसे होता है। अगर आप इसमें एक छोटा सा या बल्ब या फिर एक गैल्वेनोमीटर लगा दो, ठीक है, और एक स्विच भी लगा दें, इसमें एक स्विच भी कनेक्ट कर दें, तो पहले क्या है, व्हेन द स्विच इज ओपन तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। जैसे आप स्विच को ऑन करोगे, ठीक है, ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा और ये गैल्वेनोमीटर में का जो ये जो इसकी जो सुई है वो घूम जाएगी, ठीक है, और आप पाओगे क्या, जैसे जैसे ये चार्ज होने लग जाएगा ये ऐसे ऐसे होते होते फिर बंद हो जाएगा। मतलब एक बार ये कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा फिर ये बंद हो जाएगा, फिर ये करंट जीरो शो करेगा। लेकिन अपने चार्जिंग के दौरान इसमें से करंट फ्लो होता है विदाउट एनी एक्चुअल कनेक्शन, ठीक है, बिना किसी कनेक्शन के इसमें करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा पजल बना रहा और इवन काफ़ी समय तक ये पजल बना जब इसको मैक्सवेल जो थे फिजिसिस्ट क्लर्क मैक्सवेल ने ये फिर पजल सॉल्व किया कि आखिर ये होता क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये विदाउट एनी वायर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो मैक्सवेल से पहले भी कुछ लोग थे जो एक आंसर से सेटिस्फाइड थे, ठीक है। उनके हिसाब से उन्होंने एक तरीका सोचा था कि हाँ कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होता होगा विदाउट एनी वायर, ठीक है। मैं आपको पहले वो तरीका बताता हूँ। ये वाला तरीका जो है वो इस बुक के आखिरी चैप्टर्स में आपको मिलेगा। जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर पढ़ेंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि मैक्सवेल ने क्या बताया था और वो एक्चुअल में सही लॉजिक है, ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल काम चलाने के लिए हम लोग जो अल्टरनेटिव बता रहे हैं आपको, आप उस तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन वो सोचना सही नहीं है, ठीक है, लेकिन काम चलाओ सही है। तो पहले क्या करें, ये तो स्विच लगा हुआ ओपन है, जैसे ही आप इसको क्लोज करते हो सर्किट कंप्लीट है। तो जो बैटरी होती है इसका जो पॉजिटिव प्लेट है नेगेटिव प्लेट है, आपको पता है कि जो प्लेट्स हैं ये एटम से बने हुए हैं, ठीक है, और वो कंडक्टर हैं। कंडक्टर के जो एटम्स होते हैं उनमें वो ये जो पूरा कंडक्टर उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनमें भी हैं और इनमें भी है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, उनका न्यूक्लियस नहीं मूव कर सकता उन एटम्स का, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से मूव कर सकते हैं। तो होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स इस वाले प्लेट पर हैं वो इस पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है ना, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें पता चलता है कि बैटरी के अंदर में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है केमिकल पोटेंशियल की वजह से, ठीक है, केमिकल पोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल जो होता है, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, ठीक है। जो आप पढ़ते हो डैनियल सेल या लेक्लांसे सेल, इस तरह के वोल्टेइक सेल, तो उसमें क्या होता है, उसमें केमिकल एनर्जी से हम लोग एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है, चार्ज पर वर्क किया जा सकता है। बिकॉज चार्ज को मूव कराने के लिए क्या करना होता है, वर्क करना होता है, एंड वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल विकास। तो इस पर जो माइनस चार्ज है वो इधर से अट्रैक्ट हो, यहाँ से माइनस चार्ज इधर खींचता है तो बगल वाला उस खाली जगह को फिल करने के लिए आगे बढ़ता है। इस तरीके से फाइनली यहाँ पर से बहुत सारा माइनस चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर का जो इलेक्ट्रॉन उधर गया, अंदर से फ्लो हुआ, तो यहाँ पर खाली जगह बन गया, उसको फिल करने के लिए आगे पीछे वाला इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है। इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ चले जाते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की कमी को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, आपको बैटरी का काम क्या होता है, चार्ज को खींच करके यहाँ एक पंप की तरह है, मोटर पंप, जो पानी को आपके नीचे वाले फ्लोर से छत पे भेज देता है टंकी में। उसी तरीके से ये तो पंप है, वो क्या कर रहा है, उधर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और उधर क्या कर रहा है, पुश कर रहा है उसको,
तो ये पंप इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, तो अगला इलेक्ट्रॉन जो है वो उसे रिपल्सन पा करके वो यहाँ बढ़ेगा। अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो ये उसको पुश करते हुए सारे इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पहुँचा देता है। ठीक है, ये एक तरीका है इसको एक्सप्लेन करने का कि भाई इसके अंदर में कोई चार्ज फ्लो नहीं हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने बाहर के थ्रू चार्ज फ्लो करवा दिया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था वहाँ चला गया, सो इस पे प्लस आ गया, इस पे माइनस आ गया। हम लोगों ने चार्ज को यहाँ वाला चार्ज इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन उठा करके यहाँ रख दिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ लाने में कुछ वर्क करना पड़ा, यहाँ से वहाँ भेजने में कुछ वर्क करना पड़ा। ये वर्क हमारे लिए बैटरी कर रहा है। ठीक है, और इस तरीके से प्लेट के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ करके वहाँ नहीं गया, ये नहीं हुआ। तो बिना कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के ही चार्ज का फ्लो हो गया, और हम कह सकते हैं गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाता है। तो उस समय के लोग इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करते थे। ठीक है, लेकिन मैक्सवेल जो थे वो इससे कन्विंस नहीं थे। ठीक है, उनके क्या आर्गुमेंट थे कन्विंस नहीं होने के, और उन्होंने कैसे सॉल्व किया। ठीक है, जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में कुछ चेंजेस कर दिए। ठीक है, जिसको कि हम एम्पियर मैक्सवेल लॉ कहते हैं, और उसी से क्लू लेकर के अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताया। ठीक है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो पूरा जो थ्योरी है वो इसी चीज से स्टार्ट होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना कि बिना कोई इसके अंदर कोई चार्ज नहीं फ्लो होता है, चार्ज इधर जाता है, यहाँ से वहां जाता है। बैटरी एक खींचने का और भेजने का काम करता है, एक वाटर पंप की तरह है, इलेक्ट्रॉन पंप है बैटरी। ठीक है, लेकिन आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। आप किसी भी पाथ से अगर आप एक चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर चार्ज को भेज दें इस पाथ के थ्रू, या फिर आप ये वाले पाथ से भेजें, या फिर तीसरे किसी पाथ से भेजें, यहाँ से स्टार्ट किया वहाँ भेजा है, तो हर पाथ में इसमें अगर डब्ल्यू वर्क करना पड़ा तो यहाँ भी डब्ल्यू वर्क करना पड़ेगा, यहाँ भी डब्ल्यू वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है अगर आपके पास ये दो अनचार्ज प्लेट हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके यहाँ से वहाँ भेज दें, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन ना निकाल करके हम एक पॉजिटिव चार्ज ही चलो मान लेते हैं कि यहाँ से क्यू चार्ज निकाला और उस क्यू को यहाँ भेज दिया, या यहाँ से क्यू चार्ज निकाला इलेक्ट्रॉन को उधर भेजें, या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को उधर भेजें, या पॉजिटिव चार्ज को इधर भेजें, नेट इफेक्ट तो वही है। ठीक है, तो उस जमाने में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ही नहीं हुई थी, तो लोग नेगेटिव चार्ज माना करते थे। एक्चुअली में अगर करंट इधर फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होता है, लेकिन पुराने जमाने में लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते नहीं थे, उनको लगता था कि चार्ज फ्लो करता है, तो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन जो है वो फ्लो, उसी को करंट कह चुके थे। बाद में जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो ये साइन उल्टा किया गया, नहीं कि करंट का साइन हम चेंज नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन का साइन हमें पता चल चुका है कि वो अपोजिट में फ्लो होता है। तो अगर यहाँ पर से इस प्लेट में से हम एक चार्ज जो है वो क्यू चार्ज उठा करके यहाँ भेज दें प्लस क्यू, तो इस वाले प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा माइनस क्यू। पहले दोनों न्यूट्रल थे, यहाँ से प्लस चार्ज उठा करके यहाँ भेज दिया हमने। ठीक है, ऐसा करने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, किसी ने वर्क कर दिया मान लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस क्यू की कमी हो गई तो माइनस क्यू चार्ज आ गया, यहाँ पे क्यू बढ़ गया। पहले क्या था, दोनों 0 0 थे, यहाँ से क्यू घट गया तो यहाँ पे क्या गया माइनस क्यू बन गया, यहाँ पे क्यू बढ़ गया तो प्लस क्यू आ गया। इस तरीके से आप बहुत सारे चार्जेस यहाँ से भेजते जाओगे तो क्या होगा, इस पे पूरे पे चार्ज आ जाएगा और इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि चार्ज जो होता है पाथ इंडिपेंडेंट होता है, तो अगर आप एक चार्ज को यहाँ से इस पाथ से भेजें या इधर से भेजें, वर्क तो सेम करना पड़ेगा। अब इसी चीज को हम यहाँ पे समझते हैं। हेलो, हाँ क्या? ये बिना बैटरी के लगे? नहीं, ये बिना बैटरी के नहीं चला गया। ठीक है, ये वही वाला है जो मैंने अलग बना के रखा होगा। यहाँ पे बैटरी एक्चुअली में कनेक्टेड होगा। ठीक है, अगर बैटरी नहीं कनेक्टेड तो यहाँ पर कोई पॉजिटिव प्लेट होगा, कुछ भी होगा, यहाँ पे माइनस होगा। यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रॉड होगा, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज रॉड होगा।
ठीक है, ग्लास को रगड़ के पॉजिटिव चार्ज किया गया होगा या किसी चीज़ को नेगेटिव चार्ज करके यहाँ पर टच करवा रहे होंगे या फिर बैटरी से ही कनेक्ट कर दिया गया, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इसको कहीं ना कहीं कनेक्ट किया गया है। ठीक है, अब आपको जो समझाना है मुझे वो ये है कि दो प्लेट्स हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ से चार्ज निकाल करके यहाँ भेज दो, यहाँ से चार्ज निकाल करके यहाँ भेज दो, ठीक है, तो यहाँ पर भेजने के दो रास्ते हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ कैसे भेजेंगे। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास कुछ भेजने का साधन है, ठीक है, अगर मेरे पास कुछ भेजने का साधन है, इसको मैं कोई तरीका है जिससे कि मैं यहाँ से निकाल करके वहाँ भेज देता हूँ, अभी मैं वो तरीका ही बता रहा हूँ आपको। तो आप इस वाले रास्ते से P पॉइंट से इस Q पॉइंट पे पहुँचा देते हो, ठीक है, तो इसमें वर्क जो करना पड़ेगा वो क्या होगा, W P से Q तक, P से Q ले जाने वाला वर्क क्या कहलाएगा, WPQ कहलाएगा। ठीक है, तो ये एक पाथ है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ये यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। जब चार्ज यहाँ से मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज ये Q मूव कर रहा है उधर से इधर, इन दोनों के बीच में मैं अगर बैटरी कनेक्ट कर दूं तो आपको मालूम है ना बैटरी वर्क कर सकता है। बैटरी का काम क्या है, पंप होता है, ठीक है, वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है, ठीक है। तो बैटरी करेगा क्या, बैटरी यहाँ से कुछ नहीं भेजेगा, ये वाला काम नहीं करेगा बैटरी। बैटरी करेगा क्या कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को निकाल करके, सॉरी, यहाँ से नेगेटिव चार्ज को निकाल करके इधर लाएगा, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। नेगेटिव चार्ज खींच करके इधर आएगा और पॉजिटिव चार्ज को और इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव चार्ज को वहाँ भेज देगा, ठीक है। तो आप कर वही रहे हैं, यहाँ से वहाँ ले जाओ, दो पॉइंट्स के बीच में यहाँ से वहाँ चार्ज मूव कराएं या फिर यहाँ से निकाल करके आप ऐसे मूव कराएं। अब आप देखो कि ये दो पॉइंट्स थे P एंड Q, यहाँ से आपने क्या किया, एक Q चार्ज भेज दिया, स्मॉल Q चार्ज। दूसरे ने क्या किया कि ऐसे भेजा है, आप डायरेक्टली भेज रहे हो, दूसरा क्या कर रहा है, घुमा करके यहाँ से Q चार्ज को भेज रहा है, वो यहाँ भेज रहा है। दोनों में वर्क, बिकॉज वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, तो वर्क तो उतना ही करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अगर आप इस प्लेट से उठा कर चार्ज यहाँ भेजते तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि नहीं, हम यहाँ से डायरेक्टली नहीं भेजते, हमारा ये काम बाहरी सर्किट के थ्रू होगा जो कि बैटरी करेगा। तो जो बैटरी के द्वारा वर्क होगा वही वर्क यहाँ से यहाँ भेजने में होगा, बिकॉज इट इज पाथ इंडिपेंडेंट, कंजर्वेटिव है। समझ में आ गया कि फाइनली तो P से Q ही पहुंचना है ना, ये बैटरी वाले रास्ते के थ्रू ये काम कराएं या डायरेक्टली उठा के चार्ज यहाँ से यहाँ भेज दें। तो एक्चुअली सर्किट में जो हो रहा है वो बैटरी के थ्रू हो रहा है, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन जो हम करेंगे वो यहाँ से उठा के यहाँ भेजने वाला करेंगे। समझ में आ रहा है बात ना, ठीक है। हम लोगों को वो वर्क निकालना है जो इस वाले पाथ के थ्रू हो रहा है। तो P से Q चार्ज पहुंच जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन घूम करके वहाँ पहुंचेगा, या आप ऐसा मान सकते हो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकल के यहाँ पहुँच गया, दोनों बात एक ही है, ठीक है। या फिर यहाँ से यहाँ जंप करके चला गया, ठीक है। तो जंप करके जाने में जो वर्क होगा वही वर्क इधर से होगा, बिकॉज फाइनली इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में हो रहा है। ये वाला पाथ ले या दूसरा पाथ ले, वर्क डन इज सेम। सो हम वर्क डन ये वाला निकालेंगे, ये वाला वर्क नहीं निकालेंगे, और हम ये कहेंगे कि ये वाला वर्क और वो वाला वर्क सेम होगा। तो अब एक कैपेसिटर को जब हम चार्ज करते हैं तो आप ये एज्यूम कर लेते हो अभी फिलहाल इस चैप्टर में कि यहाँ पर कोई फ्लो नहीं है, चार्ज का फ्लो बाहरी इधर से हो रहा है। लेकिन हम करते क्या है, हम वर्क डन के कैलकुलेशन के लिए हम ये मानते हैं कि चलो यहाँ पर से ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। जब आप इसको यहाँ से हम क्या करते हैं, इस वाले में से हम एक DQ चार्ज यहाँ से यहाँ भेजेंगे, DQ चार्ज को निकालेंगे, यहाँ भेजेंगे, तो यहाँ पर प्लस DQ आ जाएगा, फिर से एक DQ यहाँ भेज देंगे तो फिर प्लस DQ यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे माइनस DQ बन जाएगा, फिर DQ चार्ज यहाँ भेजेंगे तो माइनस DQ पूरे में क्या हो जाएगा, फाइनली इस पर Q चार्ज आ जाएगा, प्लस Q, इस पर क्या आएगा माइनस Q। DQ चार्ज की कमी होनी शुरू हो जाएगी एक एक करके, और यहाँ पे DQ चार्ज बढ़ना शुरू हो जाएगा,
तो एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम इस पे क्यू चार्ज होगा प्लस क्यू, इस पे क्या होगा माइनस क्यू होगा। तो अगर आप डी क्यू चार्ज को इस प्लेट से उस प्लेट पे भेजते हैं, जो कि हम भेज नहीं रहे, एक्चुअली हो रहा है इधर से, हो सब कुछ रहा है इधर से, बाहरी सर्किट में हो रहा है, लेकिन वर्डन वही वाला होगा जो यहाँ से यहाँ भेजने में होगा। ठीक है, तो वो जो वर्डन होगा वो डी डब्ल्यू होगा। डी डब्ल्यू वर्डन क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है वर्डन। तो आप वहां से निकाल सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू, हम लोग को निकालना क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी उतना ही स्टोर होगा जितना इस पे वर्डन होगा। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मान लेते हैं कि d है, ठीक है, F इंटू डी। तो डी क्यू चार्ज को मूव कराने में हम लोगों ने ये कर लिया। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि या आप ऐसे लिख सकते थे कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अगर इसको ना यूज़ करके हम यही यूज़ करें V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो ये ज़्यादा सही आंसर देगा। तो यहाँ के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, ठीक है। चार्ज को यहाँ से वहाँ भेजा तो जो वर्क करना पड़ा dw करना पड़ा, ठीक है, dw वर्क करना पड़ा। चार्ज भेजा कितना आपने, dq चार्ज भेजा, तो dq चार्ज को भेजने में dw वर्क करना पड़ा, तो dw बाई dq क्या होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। या आप ऐसे भी लिख सकते थे कि वर्डन क्या होगा, q इंटू वी। तो dw क्या होगा, dw होगा v इंटू डी क्यू, ठीक है, v इंटू डी क्यू। नाउ ये जो v है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा दोनों प्लेट पर, पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। शुरू में क्या होगा, जब दोनों ऐसे ऐसे अनचार्ज प्लेट हैं तो कोई चार्ज नहीं, तो पोटेंशियल भी क्या है, जीरो है। जैसे जैसे आप यहाँ से चार्ज उठा के यहाँ भेजना शुरू करोगे, इस पर चार्ज भेजते जाओगे तो ये इस पर पॉजिटिव आता जाएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता जाएगा। इस पर चार्ज की कमी हो जाएगी, इस पर चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है। ये करवा कौन रहा है, बैटरी करवा रहा है, बिकॉज वो एक्सटर्नल सर्किट का जो वर्क होगा वही इंटरनल वाला वर्क होगा। तो हम इससे कैलकुलेट करने के बदले कैलकुलेट अंदर से कर रहे हैं, जबकि अंदर में कुछ हो नहीं रहा, लेकिन हम कैलकुलेट उसी से कर रहे हैं, ठीक है। कि अब अगर इधर से जाता तो पाथ डिफरेंस तो सेम है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव होने की वजह से हम इधर से कैलकुलेट करने के बदले अंदर से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो dw जो है वो होगा v इंटू डी क्यू। नाउ ये जो v है इज नॉट कांस्टेंट। शुरू में v जीरो है बिकॉज देयर वाज नो चार्ज, और जैसे जैसे चार्ज डेवलप होता जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। तो आपको पता है कि c इक्वल टू क्या होता है, qv होता है, ठीक है, q बाई v होता है, या ऐसे लिखें कि q इज इक्वल टू होता है cv। अभी अगर इस पर q चार्ज आ गया है तो प्लस q, इस पर माइनस q है, दोनों के बीच में वोल्टेज v है, तो कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट रहता है। सो आप लिख सकते हो कि v इज q बाई c। v इज ए फंक्शन ऑफ चार्ज, चार्ज बदलेगा तो v चेंज होगा, तो हम इस v को हटा दें और इसको q बाई c लिख लेते हैं और ये dq आ जाएगा। ये क्या निकाला हमने, dw निकाल लिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। तो जो वर्क करना पड़ा वो तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा W, वर्डन W आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, ये 1/c जो कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, एंड ये q स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। q dq है तो इसका इंटीग्रेशन क्या देगा, q स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और आप चाहें तो लिमिट लगा सकते हैं, पहले चार्ज जीरो था, बाद में क्या हुआ, q हो गया, ठीक है। तो वर्क डन जो हो गया वो q स्क्वायर अपॉन 2c आ गया, ठीक है। अगर आप q को cv पुट कर दें तो cv का स्क्वायर अपॉन 2c, तो ये आ जाएगा हाफ cv स्क्वायर। तो ये हो गया वर्क डन। जितना वर्क हुआ उतना ही एनर्जी बैटरी कैपेसिटर में स्टोर होगा। सो एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी कंजर्वेशन से जो एनर्जी स्टोर्ड होगा वो वर्क डन के बराबर होगा,
ठीक है, बर्डन बाय द बैटरी, ठीक है, और द जो बाहर से कोई रॉड वगैरह आप लगा रहे होगे, वर्क डन ऑन दिस कैपेसिटर इज इक्वल टू द एनर्जी स्टोर्ड, पोटेंशियल एनर्जी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, तो U आ जाएगा Q²/2C और हाफ CV²। तो ये है आपका एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। अब फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, E = σ/ε0 होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है σ/ε0। तो अगर आप इसको Q²/2C का जो वैल्यू है वो यहाँ पर जो Q = जो लिखा हुआ है उसको हम रिप्लेस कर दें उससे सिग्मा के थ्रू, देखो आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया क्या देगा, σ/area/ε0, ठीक है, और सिग्मा इंटू एरिया क्या होता है, Q होता है, तो Q/ε0 इस तरीके से लिखा जा सकता है। मैं यहाँ पे कर दूँ, मैं इसको ऐसे ये हाफ सीरीज पर हटा रहा हूँ, अब Q²/2C को मैं कन्वर्ट करता हूँ, इसको लिख सकते हैं सिग्मा इंटू एरिया का स्क्वायर अपॉन 2C, ठीक है, तो ये आ गया हाफ इंटू σ² इंटू एरिया² बाई C, ठीक है। अब इसमें से मैं क्या करूँगा, इसको छोड़ देते हैं, इसकी जरूरत नहीं, सिग्मा को लिख देते हैं हम लोग, सिग्मा = E इंटू ε0, ये उधर मल्टीप्लाई, ये इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, तो हाफ इंटू ε0 E का स्क्वायर सिग्मा के बदले इंटू एरिया का स्क्वायर अपॉन C, ठीक है। और एक चीज आप यूज कर सकते हो, अगर C को भी रिप्लेस कर दें, अगर आप C भी हटा दो तो C क्या होता है, ε0A/d होता है, ठीक है, ε0A/d से हम लोग इसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, सो U = आ जाएगा हाफ इंटू ε0² E² अपॉन C की वैल्यू है ε0A/d। तो आप देखेंगे कि एक ε0 कैंसिल हो गया, एक एरिया कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये कितना आ गया, हाफ इंटू ε0, ठीक है, ε0 इंटू E², ठीक है, इंटू एरिया इंटू डी, ठीक है। तो ये एरिया इंटू डी क्या चीज़ है, एरिया ऑफ द प्लेट, ये जो प्लेट का एरिया है इंटू डिस्टेंस, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा का पूरा जो वॉल्यूम इन बिटवीन द प्लेट्स है वो ये क्वांटिटी है, ए इंटू डी क्या है, वॉल्यूम इनसाइड द प्लेट, ठीक है, जो प्लेट दोनों प्लेट्स के बीच के अंदर का जो वॉल्यूम है, एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो वो ये वॉल्यूम देगा, ठीक है। तो ये तो हमने निकाल लिया। अगर आप चाहो तो एनर्जी डेंसिटी निकाल सकते हैं, U/A इंटू डी निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ये चीज़ तो क्या है, ये V है वॉल्यूम, ये है वॉल्यूम इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये आ जाएगा हाफ इंटू ε0 इंटू E²। तो आपको ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी जो है इनसाइड ए कैपेसिटर वो कितना है, हाफ इंटू ε0 E², और टोटल एनर्जी कितना होगा, हाफ इंटू ε0 इंटू E² इंटू एरिया ऑफ द प्लेट इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये है एनर्जी इनसाइड अ कैपेसिटर, ठीक है। और इसको स्मॉल u कहा जाएगा, ये कैपिटल U है जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, और स्मॉल u क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी
बिकॉज एनर्जी अपॉन वॉल्यूम हो रहा है, एरिया इंटू डिस्टेंस क्या है, वॉल्यूम है, सो इट इज एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो अब इसमें एक ही चीज़ रह जाता है, वो है वेन डी ग्राफ जनरेटर, और उसके अलावा हम लोग कुछ न्यूमेरिकल और करेंगे इसमें। ठीक है,